जय हिंद दोस्तों, बायन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने बाल विकास के पहली क्लास में पढ़ा था शिक्षा के बारे में। हमने देखा था कि शिक्षा के 3 रूप होते हैं, ठीक है। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा, ठीक है। 3 प्रकार हमने इसके पढ़ लिए थे और शिक्षा का संकुचित रूप, व्यापक रूप, सारा सब कुछ हमने उस क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अब आगे यदि देखते हैं तो शिक्षा के बारे में कई लोगों का अलग अलग विचार भी हैं। शिक्षा के संदर्भ में कई लोग अलग अलग तरह से सोचते भी हैं। तो शिक्षा द्विमुखी और त्रिमुखी प्रकार के लोगों ने बताया है। तो द्विमुखी शिक्षा क्या कहलाती है, त्रिमुखी शिक्षा क्या कहलाती है और इसको बताने वाले वैज्ञानिक कौन कौन से हैं, ये सारा कुछ हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, द्विमुखी शिक्षा क्या होती है उसके बारे में आप लोग को बताते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, द्विमुखी शिक्षा, ठीक है। द्विमुखी शिक्षा, द्विमुखी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसको हम बाइपोलर या द्विध्रुवीय शिक्षा भी बोलते हैं या इसको बाइपोलर भी मानते हैं। जैसे इसको कहने वाले वैज्ञानिक कौन कौन से हैं, तो पहले वैज्ञानिक जो हैं जिन्होंने शिक्षा को द्विमुखी बताया है, बाइपोलर बताया है, तो उनका नाम यदि बोलें तो उनका नाम क्या था। एडम स्मिथ जी ने क्या बोला कि शिक्षा क्या है, द्विमुखी होती है, ठीक है ना। और इसी तरह से एक प्रिचर्ड रॉस भी हैं, उन्होंने भी शिक्षा को द्विध्रुवी बताया है, ठीक है। प्रिचर्ड रॉस, ये दोनों लोग शिक्षा को क्या कहते हैं, द्विमुखी बताते हैं। अब इनका कहना क्या है, ये दोनों क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में कि जो शिक्षा है वो शिक्षक तथा विद्यार्थी के बीच होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो इन्हों का कथन क्या है, दोनों का कथन एक जैसा है। ये क्या मानते हैं शिक्षा को कि जो शिक्षा है, शिक्षक तथा जो शिक्षा होती है, शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों के बीच होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है ना। शिक्षार्थी दोनों के बीच होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। एडम स्मिथ जो वैज्ञानिक हैं और प्रिचर्ड रॉस, ये दोनों क्या बोलते हैं कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रणाली है, ठीक है। और यह शिक्षक तथा विद्यार्थी के बीच होने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है। इन दोनों का ये कथन माना गया है। अगला जो है त्रिमुखी शिक्षा को त्रिमुखी किस किसने कहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट डालिए, त्रिमुखी शिक्षा। त्रिमुखी शिक्षा, तो त्रिमुखी शिक्षा किस किसने कहा है, तो वैज्ञानिक का नाम उसमें से है। पहले वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा को त्रिमुखी बताया है, तो जॉन डीवी उनका नाम है। क्या नाम है, जॉन डीवी, याद रखिएगा। जॉन डीवी कहते हैं कि जो शिक्षा है वो त्रिमुखी शिक्षा मतलब त्रिमुखी होती है। ये कहाँ के हैं, तो ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, ये भी आप लोग नोट करिएगा। पूछा जा सकता है कि जो जॉन डीवी हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं या संबंध इनका किस देश से है, तो ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, ठीक है ना, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, ठीक है। इन्होंने शिक्षा को 3 रूपों में बताया। तो पहला क्या था, फर्स्ट रूप क्या था, इनके अनुसार शिक्षक दूसरा विद्यार्थी और तीसरा क्या बताया है इन्होंने कि पाठ्यक्रम, जिसको हम सिलेबस बोलते हैं, ठीक है ना। इन्होंने 3 रूप बताया, शिक्षा को त्रिमुखी बताया। पहला क्या है, शिक्षक, दूसरा विद्यार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम, ठीक है। अब दूसरे वैज्ञानिक जो हैं इसके अलावा जो हैं वो भी 3 रूप में बताया शिक्षा को।
त्रिमुखी, तो उनका नाम क्या है? रायबर्न। ये सारा कुछ क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शिक्षा को त्रिमुखी बोलने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं, उनका नाम दे दिया जाएगा, आपको उसमें से चुनना रहेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और थ्योरी को अच्छे से जब पढ़े रहेंगे तो आप लोग अच्छे से जवाब भी दे सकेंगे। तो इन्होंने भी शिक्षा जो है उसको त्रिमुखी बताया, 3 रूप में बताया। तो कौन कौन से बताए हैं इन्होंने? तो पहला इन्होंने बताया कि बालक की प्रकृति। फर्स्ट क्या है? बालक की प्रकृति। दूसरा बताया इन्होंने स्वयं का एक ज्ञान। और तीसरा इन्होंने बताया कि विषय का एक ज्ञान। तो जॉन डीवी जी ने शिक्षा को 3 रूपों में बताया, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। और इसके बाद रायबर्न जी ने शिक्षा को भी 3 रूपों में बताया। उनके अनुसार जो शिक्षा है बालक की प्रकृति है, स्वयं का एक ज्ञान और विषय का एक ज्ञान, ये तीनों क्या है? शिक्षा के प्रमुख रूप हैं। ठीक है ना, शिक्षा को इन्होंने 3 रूपों में देखा है। अब एक वैज्ञानिक और हैं जो शिक्षा को 3 त्रिमुखी बताते हैं, उनका आप लोग देख लीजिए, उनका क्या नाम है। तो तीसरे वैज्ञानिक हैं बेंजामिन एस ब्लूम। बेंजामिन एस ब्लूम, इन्होंने भी शिक्षा को 3 रूपों में बताया है। पहला इनके अनुसार क्या है? शिक्षण उद्देश्य। मतलब शिक्षण का एक उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा, सीखने का अनुभव, सिखाने का अनुभव, है ना, सिखाने का अनुभव। और तीसरा, व्यवहार परिवर्तन। इन तीनों को मिला के शिक्षा का निर्माण होता है इनके अनुसार। ठीक है, अब एक प्राणी ऐसे हैं जो शिक्षा को चतुर्ध्रुवी भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो उनका नाम क्या है? मैकडोनाल्ड। ठीक है, याद रखिएगा और नोट करिए। इन्होंने शिक्षा को 4 रूपों में बताया है। ठीक है, 4 चतुर्मुखी बताया है। ठीक है, तो पहला क्या है इनके अनुसार? चलिए लिखते हैं। तो संपूर्ण शिक्षा इनके अनुसार 4 रूपों में है: अन्वेषण, शिक्षक, अधिगम और पाठ्यक्रम। अब शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न परिभाषाएं भी हैं, अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके कथन भी हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो शिक्षा की परिभाषा या कथन के बारे में बात करें तो पहला नंबर आता है स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, उन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा है उसको देखते हैं। तो लिखिए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में कि मानव द्वारा पूर्ण निहित पूर्णता ही की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। क्या कहते हैं कि मानव द्वारा पूर्ण निहित पूर्णता जो होती है उसकी अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। ठीक है, पूर्ण निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ये शिक्षा कहलाती है। ठीक है ना, ये कथन है। ठीक है, इनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, इनके द्वारा जो कथन बोला गया है उसी को हम लोग लिख सकते हैं, इनमें कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगला कथन देते हैं शिक्षा के बारे में जाकिर हुसैन जी। क्या नाम है? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जी क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में कि बालक के मस्तिष्क
को शुद्ध, नैतिक व बौद्धिक रूप मूल्यों को अनुभव करने में बालक के मस्तिष्क को शुद्ध, नैतिक व बौद्धिक मूल्यों को अनुभव करने में इस प्रकार सहायता करना इस प्रकार से उसकी सहायता करना कि वह इससे प्रेरित होकर अपने जीवन में अपने जीवन में क्या कर सके, कार्य कर सके। ठीक है ना, ये चीज जाकिर हुसैन जी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जाकिर हुसैन जी का क्या कहना है कि बालक के मस्तिष्क को शुद्ध, नैतिक व बौद्धिक मूल्यों को अनुभव करने में इस प्रकार सहायता करना कि वह इनसे प्रेरित होकर एक अच्छा तरह से या अपने जीवन में सर्वोत्तम प्रकार से कार्य कर सके। तो अगला नंबर आता है महात्मा गांधी जी का। हमारे बापूजी क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि शिक्षा से, ये महात्मा जी का कथन है ना, महात्मा गांधी जी का, मेरा अभिप्राय यह है कि बालक अथवा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक व आत्मा का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है ना। तो महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बालक अथवा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक व आत्मा का सर्वांगीण विकास हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। ठीक है ना। अब अगला नंबर आता है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। उन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा है, ध्यान से देखिएगा। टैगोर जी क्या कहते हैं, हेडिंग में डालिए, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति के जीवन के साथ साथ समन्वयन स्थापित करने की शक्ति देती है। ठीक है ना, के साथ साथ समन्वयन स्थापित करने की क्या देती है, शक्ति देती है। ठीक है। तो रविंद्रनाथ जी क्या कहते हैं कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति के जीवन के साथ साथ, जीवन को तो संवारती ही है, उसके साथ साथ व्यक्ति के जीवन को व्यक्ति के जीवन में क्या करती है, समन्वयन स्थापित करने की शक्ति भी देती है। उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। अगला नाम आता है सुकरात जी का। सुकरात जी शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, डालिए हेडिंग में सुकरात।
सुकरात जी का क्या कहना है शिक्षा को लेके? मानव के सर्वांगीण विचारों को विकसित करने, मानव के सर्वांगीण या सर्वमान्य मानव के सर्वमान्य विचारों को विकसित करना, क्या करना? मानव के सर्वमान्य विचारों को विकसित करना जो मस्तिष्क में कहीं न कहीं विलोपित हो गए हैं, जो मस्तिष्क में उस मानव के मस्तिष्क में कहीं न कहीं विलोपित हो गए हैं। वही क्या कहलाता है? शिक्षा है। ठीक है, तो आप लोगों ने सुकरात जी के बारे में समझ लिया। उनका क्या कहना था कि मानव के सर्वमान्य विचार, जो मानव द्वारा मान्य किए गए विचार हैं, उनको एक तरह से विकसित करना, जो मस्तिष्क में कहीं ना कहीं विलोपित हो गए हैं या लुप्त हो गए हैं, उनको हम विकसित करना, ये क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। ठीक है ना। अब अगला नाम आता है प्लेटो जी का। ठीक है ना, अगला नाम किसका आता है? प्लेटो जी। लिखिए प्लेटो जी का क्या कहना है शिक्षा के संदर्भ में? तो ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं? तो ये यूनान के रहने वाले हैं। ठीक है ना, ये यूनानी वैज्ञानिक हैं, यूनानी वैज्ञानिक हैं। इनका कहना है सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा है। ठीक है, इनके अनुसार क्या है कि सत्यम इनके अनुसार क्या है कि सत्यम शिवम और सुंदरम का ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा कहलाता है। और सुंदरम, आप लोग गाना तो सुने होंगे ना, सत्यम शिवम सुंदरम, उसी का ज्ञान प्राप्त करना ही इनके अनुसार शिक्षा है। ठीक है ना। क्या है? शिक्षा है। ठीक है ना। इनके अनुसार सत्यम शिवम और सुंदरम का ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा कहलाता है। ठीक है। अब अगला नंबर आता है अरस्तु जी का। अरस्तु जी का नाम आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, अरस्तु जी क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में? ये सभी कथन पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान से इन सभी को पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है ना। तो अरस्तु जी क्या कहते हैं, क्योंकि ये शैल चिकित्सा के वैज्ञानिक थे, या शुरू में इन्होंने ही शैल चिकित्सा को जन्म दिया था। तो इन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास ही स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास ही इनके द्वारा शिक्षा माना गया है। ठीक है, तो अरस्तु जी क्या कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। अब अगला नंबर आता है जॉन डीवी का। जॉन डीवी जी ने भी शिक्षा के बारे में कहा है, तो उनके बारे में देखिए उन्होंने क्या कहा। जॉन डीवी,
इन्होंने शिक्षा को बताया, ये एक तरह से कहाँ के वैज्ञानिक हैं, तो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, ठीक है ना। ये कहाँ के हैं, तो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, नोट कर लीजिएगा। इनका कहना है कि शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त समस्याओं का विकास है, शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त समस्याओं का विकास है, समस्त समस्याओं का विकास है, जो अपने वातावरण को नियंत्रित करने जो अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने के योग्य बनाती है। अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने के योग्य बनाती है, ठीक है। तो जॉन डीवी का क्या कहना था कि शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त समस्याओं का विकास है, जो उसके अंदर समस्याएं हैं, उन समस्त समस्याओं का विकास है, जो अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने के योग्य बनाती है। जो एक व्यक्ति के अंदर जितनी भी संभावनाएं होती हैं उसको पूरा करने की क्षमता देती है शिक्षा, वही शिक्षा कहलाती है। और जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं उससे लड़ने की शिक्षा देती है और हमारे अंदर क्षमता जागृत करती है। तो इनके कहने का मतलब वही है कि उसी तरह से हम ये शिक्षा को देखते हैं। तो इस तरह से शिक्षा को विभिन्न तरह से विभिन्न कथनों के माध्यम से हमने समझा कि सभी के द्वारा अलग अलग कथन प्रस्तुत किए गए हैं शिक्षा के बारे में, ठीक है। अब ये देखें कि शिक्षा का कार्य क्या है। तो शिक्षा के कार्य, विभिन्न प्रकार के कार्य भी हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा शिक्षा के कार्य, ठीक है ना। शिक्षा के कार्य के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं। जैसे शिक्षा की परिभाषा हमने देखा कि अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से परिभाषित किए हैं, वैसे ही शिक्षा के कार्य के बारे में देखें तो अलग अलग प्रकार के लोग, जैसे दार्शनिक, समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक, सभी लोग अलग अलग प्रकार से इनके कार्य को प्रदर्शित किए हैं। तो शिक्षा के कार्य को 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार के लोगों के द्वारा शिक्षा के कार्य को संदर्भित किया गया है। तो पहले क्या है, दार्शनिक लोगों के द्वारा पढ़ेंगे। दार्शनिक लोगों के द्वारा क्या कहा गया है शिक्षा के बारे में। दूसरे समाजशास्त्री हैं जो हमारे, उन्होंने क्या कहा है। जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने शिक्षा के कार्य के बारे में क्या क्या कहा है वो सब पढ़ेंगे। और तीसरा नंबर आता है मनोवैज्ञानिक। जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वो शिक्षा के कार्य के बारे में क्या कहते हैं वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये तीनों शिक्षा के कार्य को अलग अलग प्रकार से बोले हैं, बताए हैं, ठीक है। तो यदि बात करें पहले नंबर के दार्शनिक लोगों का, ठीक है। तो दार्शनिक लोगों में कौन कौन से आते हैं, पहले हेडिंग डालिए दार्शनिक। पहला नंबर क्या है, दार्शनिक, ठीक है। जो दार्शनिक लोग हैं उन्होंने क्या कहा शिक्षा के बारे में। तो पहला नंबर आता है चार्वाक। क्या नाम है, चार्वाक। तो पहला नंबर में आता है चार्वाक, ठीक है ना। दार्शनिक हैं, ये दार्शनिक वैज्ञानिक हैं। इनके द्वारा क्या कहा गया कि शिक्षा वह चीज़ है जो शिक्षा क्या है, तो काम ही जीवन का एक लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य होता है, ठीक है ना। तो इनके द्वारा क्या कहा गया कि
दार्शनिक वैज्ञानिक हैं चार्वाक, जिन्होंने क्या कहा कि काम अर्थात यहाँ काम से मतलब किसका है, तो काम का मतलब यहाँ सेक्स से ही है। सेक्स ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है, इनके द्वारा ऐसी बातें कही गई हैं। ठीक है, इसको हम बदल नहीं सकते क्योंकि इनके द्वारा ये कथन कहा गया है। ठीक है ना, शिक्षा के कार्य या शिक्षा के फंक्शन यदि हम देखते हैं तो चार्वाक का नाम पहले आता है दार्शनिक में। ठीक है ना, इन्होंने क्या कहा कि जो काम है जिसको हम यहाँ क्या देखेंगे, सेक्स। ठीक है ना, सेक्स ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। ठीक है ना, इनके द्वारा क्या कहा गया कि जो काम है वह जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है। जन्म लेना अर्थात काम को पूरा करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होता है, इनके द्वारा ये चीज़ कही गई। अब दूसरे नंबर पे आता है राजा मनु। राजा मनु का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। तो राजा मनु जी क्या कहते हैं, राजा मनु जी का कहना है कि काम अर्थात सेक्स, धर्म और अर्थ। अर्थ का मतलब यहाँ है धन से। ठीक है ना, किससे, धन से। ठीक है ना, काम, धर्म और अर्थ से परिचित कराना शिक्षा का प्रमुख कार्य होता है या प्रमुख उद्देश्य होता है। धन से परिचित कराना शिक्षा का प्रमुख फंक्शन है या कार्य है। ठीक है ना, का प्रमुख कार्य है। ये राजा मनु के द्वारा कहा गया कि जो काम है अर्थात सेक्स है, धर्म, अर्थ अर्थात धन से परिचित कराना ही शिक्षा का प्रमुख फंक्शन या कार्य इनके द्वारा बोला गया। अब यदि अगले दार्शनिक की बात करें तो अगले नंबर में आता है वात्सायन जी। वात्सायन जी का क्या कहना है हम देखते हैं। तो तीसरे नंबर में आते हैं वात्सायन जी। ये भी तीन के बारे में ही बात किया है, इनके द्वारा भी तीन वही चीज़ें हैं, काम, धर्म और अर्थ के बारे में बोला गया है। ठीक है ना, तो लिख लीजिए ये भी काम अर्थात सेक्स, धर्म और अर्थ अर्थात धन के बारे में बात की है। ठीक है ना, इनके अनुसार काम प्रमुख है, यहाँ इन्होंने काम को प्रमुख योगदान दिया है। ठीक है ना, वह धर्म अर्थ द्वितीय में आते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इनके अनुसार भी काम को प्रमुख रखा गया है, मतलब फर्स्ट रखा गया है काम को। ठीक है ना, ये भी काम को क्या रखते हैं, सेक्स को प्रमुख रखे हैं। ठीक है, प्रमुख है तथा धर्म और अर्थ जो है धन, धर्म और अर्थ जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ धन, गौण है अर्थात द्वितीय है। ठीक है ना, इसको हम द्वितीय बोलेंगे। प्रथम प्राथमिकता किसको दिया है इन्होंने, काम को, और द्वितीय प्राथमिकता फिर धर्म और अर्थ को इन्होंने भी दिया है। ठीक है, अब तीसरे नंबर में बात करें तो तीसरे नंबर में आते हैं अगला नंबर, चौथा नंबर है सॉरी, अगला नंबर आता है कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब कौटिल्य जी जो चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने क्या कहा आप लोग लिखिए। इनका दूसरा नाम क्या प्रसिद्ध है, चाणक्य।
चाणक्य की नीति तो आप लोगों ने सभी ने पढ़ा भी होगा, मोबाइल में भी आता रहता है, ठीक है ना। इन्होंने भी काम, धर्म और अर्थ के बारे में बोला है। काम, धर्म और अर्थ तीनों इनके द्वारा भी प्रमुख है, और इसमें धन को इन्होंने प्रमुख प्राथमिकता दी है। तो लिख लीजिए, इनके द्वारा भी काम, धर्म और अर्थ, अर्थ का मतलब यहाँ धन से है, ठीक है, और काम का मतलब यहाँ सेक्स से है, ठीक है। तो इन्होंने धन को प्रमुख माना है, अर्थात धन यदि रहेगा तो काम और धन यदि रहेगा तो काम और धर्म दोनों बचा रहेगा, ठीक है। चाणक्य के द्वारा क्या कहा गया, यदि हमारे पास धन है, पैसा रुपया है, तो काम भी हो जाएगा, सेक्स भी हो जाएगा, और धर्म भी हमारा बचा रहेगा। ये अर्थ अर्थात धन को प्रमुख माने हैं, ये प्रमुख प्राथमिकता दिया है, ठीक है ना। ठीक, तो यहाँ हमारा दार्शनिक वाला पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या आए थे, चार्वाक जी आए थे। चार्वाक जी क्या बोले कि काम अर्थात सेक्स ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है, इनके द्वारा ऐसा बोला गया। फिर उसके बाद राजा मनु आते हैं, उन्होंने बोला कि काम अर्थात सेक्स, धर्म, अर्थ जिसको हम धन बोलते हैं से परिचित कराना ही शिक्षा का प्रमुख कार्य माना जाता है, ठीक है। अगले नंबर पर वात्स्यायन जी आए, इन्होंने भी काम, धर्म और अर्थ अर्थात धन के बारे में, तीनों के बारे में बात कही, और इन्होंने जो काम अर्थात सेक्स को प्रमुख प्राथमिकता दी है। उसके बाद धर्म और धन को द्वितीय में रखा गया है, ठीक है। फिर अगले नंबर पे हैं कौटिल्य जी, चाणक्य जी, इन्होंने काम, धर्म, अर्थ तीनों के बारे में कहा, लेकिन इन्होंने धन को प्राथमिकता दिया, अर्थात धन यदि हमारे पास है तो धर्म भी हो जाएगा और काम भी हम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे दार्शनिक, इनके बारे में जो जो कहा गया उसको हम अच्छे से समझ लिए हैं। अब अगला नंबर आता है समाजशास्त्री, दूसरे नंबर पे समाजशास्त्री आते हैं, उनके बारे में क्या क्या कहा गया है शिक्षा को लेके चलते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो जो समाजशास्त्री हैं, जिसको हम सोशलिस्ट बोलते हैं, उनके द्वारा शिक्षा के बारे में क्या कहा गया, उन्होंने बताया कि मानव में भौतिक, राजनीतिक व सामाजिक समायोजन ही शिक्षा है, ठीक है ना। तो लिखिए इनके द्वारा क्या कहा गया है, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से लिखिएगा कि मानव में भौतिक, राजनीतिक व सामाजिक समायोजन ही शिक्षा है। सामाजिक समायोजन ही क्या है, शिक्षा है, ठीक है। जो समाजशास्त्री थे उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा जो है मानव में भौतिक, राजनीतिक व सामाजिक समायोजन को ही इन्होंने शिक्षा बोला है, ठीक है ना। अब इनके अनुसार यदि देखा जाए तो इन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई हैं शिक्षा के बारे में। तो लिखिए इनके अनुसार शिक्षा के बारे में विभिन्न प्रकार के कथन दिए गए कि शिक्षा का कार्य अलग अलग हो सकता है। इन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वो आदर्श व श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण करती है, ठीक है। क्या करती है, आदर्श व श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण करती है, ठीक है। नागरिक का निर्माण करती है।
राष्ट्रीयता की भावना का विकास करती है। ठीक है, शिक्षा जो है राष्ट्रीयता तो जो समाजशास्त्री थे उन्होंने शिक्षा के बारे में क्या क्या कहा कि जो शिक्षा है वो श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण करती है, इसके द्वारा श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण किया जाता है और यह राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करती है या राष्ट्रीयता की भावना को एक व्यक्ति के अंदर विकास करती है। लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्माण करती है शिक्षा, ऐसे गुणों का विकास करती है जिससे अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके। ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐसे गुणों का विकास करती है जिससे अच्छे राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। ठीक है, ये सारे कथन किसके थे? समाजशास्त्रियों के थे। ठीक है, इस तरह से समाजशास्त्री का जो पोर्शन है कंप्लीट होता है। अब आता है शिक्षा मनोवैज्ञानिक जो थे, जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक लोग थे, उनके द्वारा क्या क्या कहा गया, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे अगली क्लास में। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या पढ़ा, चलते हैं रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो शिक्षा थी उसको बहुत सारे लोगों ने द्विमुखी बताया, उसको हमने जाना। एडम स्मिथ थे जो शिक्षा को द्विध्रुवी बताते हैं, बाइपोलर बताते हैं, और प्रिचर्ड रास, ये दोनों क्या कहते हैं, शिक्षा द्विमुखी होती है। क्या कहा? शिक्षा जो होती है शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों के बीच होने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, अब आते हैं त्रिमुखी शिक्षा के बारे में। तो त्रिमुखी शिक्षा के बारे में जॉन डीबीजी ने कहा, और ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा शिक्षक और विद्यार्थी और पाठ्यक्रम ये तीनों के बीच जो प्रक्रिया चलती है वही शिक्षा कहलाती है। और इसके अलावा कौन वैज्ञानिक हैं? रायवर्न जी हैं। इन्होंने बालक की प्रकृति और स्वयं का ज्ञान और विज्ञान का विषय का ज्ञान, इन तीनों को जो सुमेलन है उसी को इन्होंने शिक्षा कहा है। ठीक है, अगला नंबर आता है त्रिमुखी में बेंजामिन एस ब्लूम जी का। इन्होंने शिक्षा को त्रिमुखी बताया। उनमें से शिक्षण उद्देश्य है, सिखाने का अनुभव और व्यवहार परिवर्तन, इन तीनों को इन्होंने शिक्षा को बताया है। ठीक है ना, शिक्षा को त्रिमुखी के रूप में बताया। अब चतुर्मुखी या चतुर्ध्रुवी के रूप में शिक्षा को बताने वाले वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? तो मैकडोनाल्ड जी हैं। जो मैकडोनाल्ड जी हैं उन्होंने शिक्षा को चतुर्मुखी बताया। पहला अन्वेषण, दूसरा शिक्षण, तीसरा अधिगम और चौथा पाठ्यक्रम, ये चारों मिलके एक शिक्षा का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, शिक्षा की परिभाषा के बारे में हमने देखा। शिक्षा की परिभाषा को स्वामी विवेकानंद जी क्या बोलते हैं शिक्षा के बारे में कि मानव द्वारा पूर्ण निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा कहलाती है। जाकिर हुसैन जी कहते हैं बालक के मस्तिष्क को शुद्ध नैतिक व बौद्धिक मूल्यों को अनुभव करने इस प्रकार सहायता करना या इस प्रकार उससे प्रेरित करना कि वह इससे प्रेरित होकर एक अच्छा नागरिक बन सके या एक अच्छा कार्य कर सके। ठीक है ना, सर्वोत्तम कार्य कर सके। महात्मा गांधी जी लिखते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बालक व्यक्ति के शरीर, मानसिक व आत्मा का सर्वांगीण विकास कर सके, वही शिक्षा कहलाती है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी के बाद आते हैं रविन्द्रनाथ जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या कहते हैं कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति के जीवन के साथ साथ समन्वयन स्थापित करने की शक्ति भी प्रदान करे। ठीक है ना, सुकरात जी कहते हैं मानव के सर्वमान विचारों को विकसित करना जो मस्तिष्क में कहीं न कहीं विलोपित हो गए हैं, वही शिक्षा कहलाती है। तो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विचार थे। प्लेटो जी कहते हैं कि यूनानी वैज्ञानिक थे ये। इन्होंने कहा कि सत्यम शिवम और सुंदरम का ज्ञान ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। ठीक है ना, इसका ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा कहलाता है। अब अगला नाम आता है अरस्तु जी। अरस्तु जी ने स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा या मस्तिष्क का विकास ही शिक्षा कहा है, इसी को शिक्षा इन्होंने नाम दिया है। जॉन डीवी जी कहते हैं शिक्षा व्यक्ति के उन समस्त समस्याओं का विकास है जो अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने के योग्य बनाती है। ठीक है, तो जॉन डीवी जी का ये कथन था। अब अगला क्या था? शिक्षा के कार्य। शिक्षा के कार्य को 3 भागों में बांटा गया। दार्शनिकों के द्वारा जो कहा गया और समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक, ये तीनों के द्वारा जो बोला गया उसको हम अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश किए हैं। दार्शनिक जी कहते हैं, दार्शनिक में चार्वाक हैं। चार्वाक जी बोले काम सेक्स, जिसको हम सेक्स बोले हैं, वही जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है। राजा मनु जी कहते हैं काम, धर्म, अर्थ से परिचित कराना ही शिक्षा का प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, अगला नंबर था वात्सायन। ये भी काम और धर्म और अर्थ को प्रोत्साहन किए हैं, लेकिन इनमें से प्रथम उनको
काम अर्थात सेक्स को रखा गया है उनके द्वारा, ठीक है ना। धर्म और अर्थ को द्वितीय भाग में रखे हैं, मतलब सेकेंडरी रखे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है कौटिल्य जी, चाणक्य जिनको हम बोलते हैं, उन्होंने कर्म, धर्म और अर्थ को बोला है, लेकिन इन्होंने जो अर्थ है, धन है, उसको प्राथमिकता दी है, फर्स्ट स्थान पे धर्म को रखा है, ठीक है। अब इसके बाद नंबर आता है समाजशास्त्रियों का। समाजशास्त्रियों द्वारा क्या क्या बोला गया है, तो मानव में भौतिक, राजनैतिक व सामाजिक समायोजन ही शिक्षा कहलाता है। इसके बाद इन्होंने अलग अलग रूपों में शिक्षा को बताया है कि आदर्श व श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण करती है शिक्षा, राष्ट्रीयता की भावना का विकास करती है शिक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्माण करना शिक्षा का कार्य है, ऐसे गुणों का विकास करना जिससे अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके, ये सारे कार्य शिक्षा के हैं। तो समाजशास्त्री तक हम लोगों ने कंप्लीट किया इस क्लास में। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके आगे की जो चर्चा है उसको हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के सामने चर्चित करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा।